मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका इस मूवी से ज़रा सा भी ध्यान भटका और आपने मूवी को ज़रा सा भी इधर उधर किया तो आपको ये मूवी समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो मूवी को शुरुआत से ही ध्यान से देखें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ न्यूज़पेपर कटिंग को देखते हैं जिनसे हमें बताया जाता है कि एक 9 साल का बच्चा अनाथ हो गया है और उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और उनका मर्डर हो गया है। अब हम डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम मैलिक है। वो अपने पेशेंट मैल्कम की रिपोर्ट्स देख रहा था जिससे उसे पता चलता है कि मैल्कम को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। अब इस बात से डॉक्टर मैलिक परेशान हो जाता है क्योंकि मैल्कम एक क्रिमिनल है जिसे 19 घंटे बाद फांसी होने वाली है। अब डॉक्टर मैलिक जज को फ़ोन करके मैल्कम की बीमारी के बारे में उसे बताता है कि मैल्कम ने आज तक जितने भी मर्डर्स किए हैं वो उसने खुद नहीं किए हैं बल्कि उसके अंदर की पर्सनालिटीज़ ने किए हैं। इसलिए डॉक्टर मैलिक जज से कहकर एक हियरिंग की रिक्वेस्ट करता है मैल्कम को बेगुनाह साबित करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक मोटल को देखते हैं जो कि काफ़ी सुनसान जगह पर था। वहाँ बहुत तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी। मोटल के अंदर ऑनर बैठकर टीवी देख रहा था पर तभी एक आदमी अपनी बीवी को जख्मी हालत में मोटल के अंदर लेकर आता है। वो ऑनर से कहता है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है। उस आदमी का नाम जॉर्ज होता है और उसकी वाइफ का नाम एलिस था। टायर पंचर हो जाने से जॉर्ज अपनी गाड़ी का टायर ठीक कर रहा था और एलिस कार से बाहर आकर कार की विंडो से अपने बेटे टिमी के साथ खेल रही थी पर तभी एक कार से उसकी अचानक टक्कर हो गई। अब जिस कार से एलिस की टक्कर हुई थी उसमें एड नाम का एक आदमी और कैरोलिन नाम की एक एक्ट्रेस थी। टक्कर के बाद एड तुरंत जॉर्ज को उसकी वाइफ के साथ इस मोटल पर छोड़कर खुद एम्बुलेंस का बंदोबस्त करने लगता है। अब एड जब थोड़ा आगे जाता ही है तो उसे एक लड़की मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी और उसका नाम पेरिस था। अब वो एड से लिफ्ट मांगती है और उसे बताती है कि आगे रास्ता बंद है लेकिन फिर भी एड वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करता है पर उसकी गाड़ी वहीं फंस जाती है। फिर अब वो बाहर निकलकर एक कपल की कार से लिफ्ट मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि आगे रास्ता बंद है, हमें वापस पीछे मोटल जाना चाहिए और बारिश के बंद होने का वेट करना चाहिए। अब उस कपल में लड़के का नाम ल्यू और लड़की का नाम जिनी था। अब वो लोग मोटल में पहुंच जाते हैं और वहां एक एक रूम ले लेते हैं। अब उन लोगों के मोबाइल के नेटवर्क भी चले जाते हैं क्योंकि बारिश तेज हो रही थी। कुछ ही देर में वहां एक पुलिस ऑफिसर भी आता है जिसका नाम रॉड्स था। अब एड उस ऑफिसर को देखते ही तुरंत उस रेडियो से मदद लेने को कहता है पर रेडियो के भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब एड ऑफिसर रॉड्स की कार में एक क्रिमिनल को भी देखता है जिसे रॉड्स बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है। अब एड एलिस की चोट पर स्टिचेस करता है। इसके बाद अब सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब इस मोटल में टोटल 10 लोग थे। यहाँ हम कैरोलिन को देखते हैं जिसके मोबाइल में नेटवर्क ना आने की वजह से वो मोटल से काफ़ी दूर चली जाती है। फिर कैरोलिन को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और तभी कोई उस पर अटैक करता है और यहाँ सीन कट हो जाता है। अब एड को कैरोलिन का कटा हुआ सर वॉशिंग मशीन में मिलता है और उसके सर के पास रूम नंबर 10 की भी मिलती है। अब सबको लगता है कि कैरोलिन को उस क्रिमिनल ने ही मारा होगा तो सब क्रिमिनल के पास पहुंच जाते हैं पर बाथरूम का दरवाज़ा खोलने पर वो क्रिमिनल उन्हें वहां नहीं मिलता। अब सबकी शंका यकीन में बदल जाती है। सब काफ़ी डर जाते हैं और रॉड्स, एड और लैरी मतलब कि उस मोटल का मालिक ये तीनों उस क्रिमिनल को ढूंढने निकल जाते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम मैल्कम की हियरिंग को देखते हैं जहाँ मैल्कम का लॉयर डॉक्टर मैलिक से सबको मैल्कम की बीमारी के बारे में बताने को कहता है। डॉक्टर मैलिक सब बताती भी हैं पर फिर भी प्रोसिक्यूटर कुछ भी करके मैल्कम को फांसी पर चढ़वाना चाहता था। अब दोस्तों हम वापस मोटल के सीन पर आते हैं जहां हम सभी को देखते हैं। अब कैरोलिन के मर्डर से जेनी काफ़ी डर गई थी और वो अपने कमरे में जाने की जिद करती है जिससे जेनी और लियो अपने रूम में चले जाते हैं और उन दोनों में एक दूसरे से काफ़ी बहस भी हो जाती है।
अब गुस्से में जिनी लियो को सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब इसका मतलब लियो ने जिनी से शादी सिर्फ उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से की थी। अब सच सुनने के बाद लियो जिनी पर काफी गुस्सा करने लगता है, तो जिनी डर के बाथरूम में छिप जाती है और लियो उस पर चिल्ला चिल्ला कर गेट पीट रहा था। पर एकदम से लियो की आवाज आना और उसका गेट पीटना बंद हो जाता है, तो जिनी लियो को देखने के लिए गेट खोलती है, तो वहीं से किलर भी गेट खोलने लगता है। पर जिनी गेट पकड़े रखती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और वो किलर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उस किलर ने लियो को जान से मार डाला था। अब ये सब देखकर जिनी बहुत दुखी हो जाती है। अब इन लोगों को लियो के पास से भी एक की मिलती है जो रूम नंबर 9 की थी। अब ये सब समझ जाते हैं वो जो भी किलर है वो सबको लाइन से मार रहा था। इसके बाद हम उसी क्रिमिनल को देखते हैं जो कि भाग गया था, पर उसे रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और वो सारी जगह घूमकर वापस मोटल के पास पहुंच जाता है। अब उस क्रिमिनल को एड देख लेता है और उसे चेयर से बांध देता है और वो लोग लैरी को उसे देखने को कहते हैं कि वो कहीं भागे ना। अब हम लैरी को देखकर समझ पाते हैं कि लैरी का इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर हम एड और पेरिस को बात करते देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एड और पेरिस का बर्थडे एक ही महीने में आता है। इसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो इस क्रिमिनल को वहीं छोड़कर कैरोलिन के रूम में चला जाता है उसका पर्स चुराने, क्योंकि लैरी की नज़र कैरोलिन के पर्स पर शुरुआत से ही थी। लेकिन जब लैरी कैरोलिन के रूम से वापस आ रहा होता है तो एड उसे देख लेता है और वो लैरी से पूछने लगता है कि तुम वहाँ क्या करने गए थे, हमने तुम्हें उस क्रिमिनल को देखने को कहा था ना। तभी वहाँ रॉड्स आ जाता है और वो लैरी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उस क्रिमिनल का भी मर्डर हो चुका था और उसके मुंह में किलर ने लैरी का बेसबॉल डालकर उसे मार डाला था, जिससे सबकी शंका लैरी पर ही जा रही थी। और उस क्रिमिनल की बॉडी के पास भी एक की मिलती है और वो की लैरी के रूम की ही थी, रूम नंबर 8 की। लेकिन लैरी कहता है कि ये मेरी की नहीं है, मेरी की तो मेरे पास ही है, मेरे बैग में। की दिखाने के चक्कर में उससे कैरोलिन का पर्स गिर जाता है, जिससे अब सबकी शंका सच में बदल जाती है। अब सब लैरी पर गुस्सा करने लगते हैं, पर लैरी पेरिस के गले पर चाकू लगा देता है खुद को बचाने के लिए। अब इस हाथापाई में पेरिस एक फ्रिज से टकरा जाती है और फ्रिज खुल जाता है जिसमें से एक डेड बॉडी बाहर आती है। अब सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कौन है। तब लैरी कहता है कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया और मैं इस जगह का असली ऑनर भी नहीं हूँ, यही यहाँ का ऑनर है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये ऐसे ही मरा मिला, तो मैं लालच में आकर इसका मोटल चलाने लगा और इसे फ्रिज में बंद कर दिया, और अगर कोई इसकी खोज में यहाँ आता तो मैं उसे इसकी डेड बॉडी और ये जगह देकर यहाँ से चला जाता। लैरी की इन बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं था। अब ये सब लैरी को बांध देते हैं। अब हम कोर्ट की हियरिंग वाली जगह देखते हैं जहां डॉक्टर मैलिक सबको मैल्कम की डायरी दिखाते हैं जिसमें उसने 10 अलग तरह की राइटिंग्स में लिख रखा था। ये सब देखकर मैल्कम को हियरिंग में बुलाया जाता है कुछ सवाल करने के लिए। अब हम फिर लैरी को देखते हैं जिसने खुद को रस्सी से छुड़ा लिया था। लैरी एक गाड़ी लेकर भागने लगता है, पर तभी उसके सामने टिमी आ जाता है। जॉर्ज अपने बेटे को बचाने के चक्कर में खुद मारा जाता है और लैरी की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद सब जॉर्ज की वाइफ एलिस के पास जाते हैं जहां अब उसकी भी डेथ हो चुकी थी और इन लोगों को उसके पास से रूम नंबर 6 की की मिलती है। अब ये लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस क्रिमिनल के पास से रूम नंबर 8 की की मिली थी, तो इस हिसाब से इन्हें एलिस के पास रूम नंबर 7 की मिलनी चाहिए। फिर ये लोग जल्दी से जॉर्ज की डेड बॉडी के पास जाते हैं जहां चेक करने पर इन्हें रूम नंबर 7 की भी मिल जाती है। लेकिन ये लोग अब बहुत डर जाते हैं क्योंकि जॉर्ज का तो एक्सीडेंट हुआ है ना कि मर्डर, फिर इसके पास की कैसे। अब सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और जीवनी बार बार कहती है कि ये ज़रूर किसी आत्मा का काम है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब एड जिनी और टिमी को गाड़ी में जाकर बैठने को कहता है और गाड़ी के स्टार्ट होते ही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिससे टिमी और जिनी दोनों मर जाते हैं। रॉड्स एड पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने ही उन दोनों को कार में भेजा था
अब ये लोग आग के बंद होने के बाद गाड़ी के पास जाते हैं जहां इन्हें सिर्फ रूम नंबर 6 की की मिलती है। इन्हें वहां कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। मोटल में भी इन्हें किसी की डेड बॉडी नहीं मिलती, सबकी ही डेड बॉडी गायब थी। ल्यूक, क्रिमिनल, जॉर्ज, एलिस, किसी की भी डेड बॉडी नहीं थी। अब ये लोग डरने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब पेरिस डर से कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ इस मोटल में जितने भी लोग हैं उन सबका ही बर्थडे एक ही डेट को और एक ही महीने में आता है। अब एड कुछ सोचता है और उसे समझ आता है कि इस मोटल में जितने भी लोग हैं उनका नाम किसी न किसी जगह पर बेस्ड है। अब ये सब सुनकर और समझकर सबका दिमाग और ख़राब होने लगता है। तभी एड को एक आवाज़ आती है जो डॉक्टर मैलिक की थी और अब हम एड को हियरिंग में मैल्कम के शरीर में देखते हैं। एड वहाँ किसी को नहीं पहचान पा रहा था। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक हम जो मोटल की स्टोरी देख रहे थे असल में वो कुछ भी असली नहीं था। वो सब मैल्कम के दिमाग में चल रहा था और वो 10 लोग मैल्कम की 10 पर्सनालिटीज़ थी। अब डॉक्टर मैलिक मैल्कम की एड पर्सनालिटी से कहते हैं कि तुम्हें मोटल में मैल्कम की सबसे बुरी पर्सनालिटी को ढूंढकर मारना है। इसके बाद हम मोटल में देखते हैं जहां पेरिस को रॉड्स की सच्चाई का पता चल जाता है कि रॉड्स भी एक क्रिमिनल है जिसने सिर्फ पुलिस की एक यूनिफॉर्म पहन रखी है। अब इसका मतलब रॉड्स ही असली किलर है। ये बात रॉड्स को भी पता चल जाती है कि अब सबको उसकी सच्चाई का पता चल गया है, तो वो लैरी को मार डालता है और पेरिस को मारने के लिए ढूंढने लगता है। पर एड रॉड के सामने गन लेकर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ही शूट कर लेते हैं जिससे वो दोनों ही मर जाते हैं। अब मैल्कम की सारी पर्सनालिटी में से सिर्फ पेरिस ही बचती है जो कि काफ़ी अच्छी थी। इसका मतलब अब मैल्कम के अंदर सिर्फ पेरिस की पर्सनालिटी बची थी। अब हियरिंग की एंड में मैल्कम को छोड़ दिया जाता है और उसे इलाज के लिए डॉक्टर मैलिक के पास भेजने के लिए कहा जाता है। अब हम पेरिस को देखते हैं जो अपने घर के बाहर मिट्टी में काम कर रही थी, पर तभी उसे रूम नंबर 1 की की मिलती है और हम उसके पीछे टिमी को देखते हैं कुल्हाड़ी के साथ और वो पेरिस को भी मार देता है। अब पता चलता है कि आखिर किलर टिमी था जिसने काफ़ी चालाकी से सबका मर्डर किया और किसी का शक भी उस पर नहीं गया क्योंकि वो एक बच्चा था। अब मैल्कम गाड़ी में डॉक्टर मैलिक के इंस्टीट्यूट जा रहा था और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक पर्सनालिटी बची थी और वो थी टिमी की जो कि किलर था। अब टिमी की पर्सनालिटी मैल्कम से डॉक्टर मैलिक का मर्डर करवा देती है और यही हमारी मूवी एंड हो जाती है। मूवी में हमने जो भी मोटल के सीन देखे वो सब मैल्कम के माइंड में चल रही कहानी थी और वो सारे कैरेक्टर्स मैल्कम की 10 पर्सनैलिटीज़ थी। एंड में हमने देखा कि मैल्कम के माइंड में सिर्फ किलर की ही पर्सनालिटी बची, बाकी सब मारे गए, यानी कि अब वो पूरी तरह एक किलर है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी आइडेंटिटी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मूवी पसंद आई होगी। तो अब मैं करती हूँ आपको अलविदा और अब हम मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। बाय बाय।